नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी और चलिए सीधे आपको राजस्थान विधानसभा लिए चलते हैं, जहां सदन की कार्यवाही जारी है। देखिए, 43 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 2024 में 578 साइबर क्राइम के मुकदमे दर्ज हुए पिछले एक साल में। वहीं 23-24 में लगभग इसका जो ग्राफ था वो 39% कम हुआ। वहीं भरतपुर की बात करूं, भरतपुर रेंज की और स्पेशल मेवात की, जहां से पूरा रैकेट पूरे राजस्थान में साइबर में सबको फंसाने का काम करता है। वहीं मुख्यमंत्री महोदय ने, गृह मंत्री जी ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर वहां पर इसको रोकने का काम, वहीं हमारे ऑपरेशन एंटीवायरस चलाकर डीग मेवात क्षेत्र में क्राइम को रोकने का काम किया और 2024 में 39% इस क्राइम को कम करने का काम किया। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि सदन तो वही है, राजस्थान भी वही है। कल तुम थे, आज हम हैं। यह भी एक दौर है और कल भी वो दौर था जिसमें मर्दों का प्रदेश राजस्थान जाना जाता था। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। इस राजस्थान को पूरे देश में शर्मसार करने वाला वाक्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो जनता ने छुपा, वो 2023 के मतदान में झुक गई हो। तो मैं आपको इस सदन को और पूरे भारत को, राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना आपके सामने हुई। उदयपुर की कन्हैया लाल की घटना कितनी बड़ी घटना थी। हम पक्ष में हो या विपक्ष में, हम सबको इस पे विचार करना चाहिए। और तो और आप पूरी सरकार गई, राहत भी पहुंचाई, सब चीज हुई, लेकिन उस कन्हैया लाल को आज दिन तक भी सब लोग उस घटना से राजस्थान को याद किया जाता है। वहीं करौली की 11 अप्रैल 2021 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, वो आपके मर्दों के प्रदेश में उस दौरान हुए। वहीं हमारे 12 के छबड़ा में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें अपराधियों को प्रोटेक्ट करने का काम उस निवर्तमान सरकार ने किया। आज भी वो खुले घूम रहे हैं। इसके साथ साथ जोधपुर की जालोरी की घटना, सांप्रदायिक दंगा हुआ, जहां से तात्कालिक उस समय के मुख्यमंत्री आते हैं। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं ये सारी मोटी मोटी चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम पे दोषारोपण करने की जगह हम सब लोग बैठकर या विचार करें कि राजस्थान को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस को किस दिशा में काम करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पिछले 5 साल में रीट के पेपर, पटवारी के पेपर, टीचर के पेपर आउट हुए। यहां तक कि एसआई की भी आपकी स्थिति आपको पता है। आज वर्तमान में अभी 2 दिन 27-28 को जो पेपर हुआ, उसमें कोई आपने राजस्थान में कोई घटना सुनी हो तो बताओ। मैं सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी, पर मैं शॉर्ट में अपनी बात कहूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पुलिस को, हम सब लोगों को मिलकर इस सदन को, और सरकार आपकी भी रही और हमारी भी है, हमको उसको मजबूत करना चाहिए। वहीं मजबूत करने के लिए अभी हमारे यहाँ राजस्थान में जो रेंज है, उसमें डीपीसी सिस्टम, हर डिपार्टमेंट डीपीसी होती है। क्यों ना पुलिस की डीपीसी भी समय के अनुसार हो। आप वेतन दे रहे हैं, वेतन तो उसको मिल रहा है, लेकिन उसका प्रमोशन, उसकी पोस्ट, उसको क्रिएट करके उसको पोस्ट पे पहुंचाने का काम करें, ताकि जब वो रिटायर हो तो कहीं ना कहीं उसको ये लगे कि नहीं, मैं आज कांस्टेबल से एसआई से, सब इंस्पेक्टर से सीआई के रूप में मैं आज रिटायर हुआ हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले एक साल में 12 जिले में, किशनगंज के हमारे शाहबाद के व्रत में, 12 के डिवीजन में, हमारे अंता के डिवीजन में लगभग 15-16 मुकदमे दर्ज हुए। उनकी सारी फाइलें हमारे कोटा आईजी ने मंगाकर, आईजी ने जांच चेंज कर दी। यहां पर सारे अधिकारी बैठे हैं, कुछ प्रकरण तो कोर्ट में चल रहे तो भी जांचें बदल दी। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन है कि कहीं ना कहीं अपराधी जेल में होके आया 1.5 महीना, दूसरे अपराधी को बचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी जो बयान दे रहे हैं और जो जांच बदल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मंशा
ठीक नहीं लग रही, तो मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि उसकी फाइलों को जो संबंधित अधिकारी हैं उस व्रत में पहुंचाने का काम करें। इसके साथ साथ आज अभी 1 महीने पहले जनवरी में एक हमारी बहन मृतिका कोनिका नायक, जिसकी डेड बॉडी कोटा से आई और 12 पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने कराई। कराने के बाद 4 घंटे बाद 14 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसलिए दर्ज कर लिया कि 2023 में निवर्तमान सरकार ने राजस्थान मृतक शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 लागू किया था, पर उन 14 लोगों ने तो वहां पर जो आज वर्तमान में भी हॉस्पिटल में खाना खिलाने का और मरीजों को सहायता करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि उसकी जांच कराएं और जो 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनको राहत प्रदान करें। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने से आज पुलिस के जो भत्ते, आज उसको साइकिल का भत्ता दिया जाता है, और तो और यहां तक कि एक समय का जो खाने की जो डाइट होती है 40 रुपए दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर हम सब लोग आज इस पर विचार करें। वहीं कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो 12वीं पास की होती है, आज उसको बढ़ाकर क्वालिफिकेशन भी हो, उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगे। आज साइबर जो थाना है उसमें टेक्निकल IIT के लोगों की मदद लेकर उनको नियुक्तियां दिए जाए, तब जाके हमारा पुलिस का सिस्टम सही सुधरेगा। वहीं हमारे जो आज गैंगवार हुआ, गैंगवार है पूरे राजस्थान में, उस गैंगवार के कारण हमारे पुलिस को कहीं ना कहीं संसाधन अच्छे उपलब्ध कराएं, मुलजिमों को पीछे हरिमोहन शर्मा जाने के लिए अच्छी पुलिस को वाहन उपलब्ध कराएं। मेरा इस सदन के माध्यम से एक बात कह के बात पूरी करूंगा कि हम सब लोगों का ध्येय है कि हम सब लोग सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं, मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं इस राजस्थान की, इस प्रदेश की और इस पुलिस की तस्वीर बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा। मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का पूरा समय आप प्रदान करेंगे। पूरा 15 मिनट बोलो साहब। अभी कुछ दंगों के सिलसिले में, सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में बात हुई, तो मैं उसके अधिक बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक शेर है छोटा सा, बड़ा हसीन है उनकी जबान का ये जादू। सुनना भैया, बड़ा हसीन है इनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जो हालात है राजस्थान की और जो परिस्थितियां बन रही है गृह विभाग के, जो आज जो डिमांड है गृह और कारागार, ये तो सही है कि हम सबको मिलकर राजस्थान की कानून और व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो सके, हम किस प्रकार से राजस्थान को शांत प्रदेश बनाए रखें, इसमें हम सबका दायित्व है। लेकिन सरकार का अधिक दायित्व, क्योंकि जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो सरकार के पास है, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम है वो सरकार के पास है, विधिवत रूप से इन अपराधों को रोकने की जो ताकत है वो सरकार के दिशा निर्देशों पर है। इसलिए सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है, एक चिंता का विषय बन गया। चिंता का विषय इसलिए बन गया, भले ही आपने अपने स्टेटमेंट में और जो आपने रिलीज किया है कि अपराधों में इसमें कमी आए, इसमें कमी आए, इसमें कमी आए, इसमें कमी आए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कितने मामलों में FIR दर्ज नहीं हुई। अच्छा होता कि सरकार उसके साथ ये भी आंकड़े रखती कि इतनी परिवेदना हमको प्राप्त हुई जो अभी भी विचाराधीन है और जिनकी FIR दर्ज नहीं की गई। परिवेदना आती है, कानून के हिसाब से भी आती है, नए कानून के हिसाब से भी आपको समय दे रखा है। वो परिवेदना का भी अगर माननीय गृह मंत्रालय अगर हम सबको बता देता तो पता लगता कितने आज की तारीख में भी विचाराधीन है। और एक निर्विवाद बात है कि
नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, हत्या के मामले में और में भले ही आपको कमी आई हो, लेकिन राजस्थान में आपके कार्यकाल में नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। ये रिकॉर्डेड है और ये आपके अजय राजस्थान पत्रिका ने विस्तार से लिखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मोटी मोटी घटनाओं का निवेदन करना चाहता हूं कि 27 फरवरी 2024 को अलवर में महिला मरीज के साथ अस्पताल में बलात्कार और रेप हुआ। इसी के साथ आप ये देखिए कि होटल नीट की तैयारी कर रही पीड़िता होटल में किशोरी से रेप और मेट्रो स्टेशन में धक्का देने का आरोप, यह आपके इस कार्यकाल में हुआ। सीएम अजय लाल शर्मा ने पाली जिले के गुडा मांगलियान स्थित कृष्णधाम में विष्णु महायज्ञ और कृष्णधाम के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं और यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होने वाली ईश्वरीय कृपा हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करती है। सीएम ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से देश की सनातन संस्कृति को मजबूती मिलती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार की बात की और महाकुंभ में माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश दुनिया तक पहुंचाने की बात कही। शर्मा ने प्रदेश सरकार की सांस्कृतिक उत्थान की योजना के बारे में बताया और कहा कि 161 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश के विभिन्न मंदिरों के विकास के लिए आवंटित किया गया है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना और मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों की योजनाओं की जानकारी दी और इस मौके पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, सांसद पीपी चौधरी, विधायक पुष्पेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और साधु संत मौजूद थे। बोलिए भारत माता की। बहनों से ज्यादा नहीं दिया, अब मिलकर के बोलेंगे भारत माता की, श्री कृष्ण भगवान की, आशापुरा माता जी की, श्री परशुराम महादेव भगवान की, चामुंडा माता जी की, सोनारा खेतलाल जी महाराज की, अड़ची बाई जी की, जीनेश्वर पाशुनाथ भगवान की, श्री मामाजी महाराज की, आप सबकी आज के इस बहुत ही जानदार और शानदार हमारी संस्कृति के वाहक, जो हमेशा इस संस्कृति पर इस तरह से यज्ञ होते आए हैं, ऐसे श्री विष्णु महायज्ञ में और उसके मुख्य प्रवेश द्वार के उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी सरस्वती जी महाराज, सुमेरु मठ काशी, परम पूज्य रविन्द्र जी महाराज, परम पूज्य दाता श्री महेंद्र सिंह जी राणावत जी, गदापति कृष्णधाम, परम पूज्य परशुराम गिरी जी कनाना मठ, परम पूज्य अवैदास जी महाराज तखतगढ़, परम पूज्य समताराम जी महाराज, परम पूज्य चेतन गिरी जी महाराज, कैबिनेट में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री भाई जोराराम जी कुमावत साहब, भाई ओटाराम जी देवासी साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद पीपी चौधरी जी, जिला प्रमुख श्रीमती रश्मि सिंह जी, बाली के हमारे विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान पुष्पेंद्र जी राणावत साहब, जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी जी, विधायक निम्बाहेड़ा श्रीचंद कृपलानी जी, विधायक मारवाड़ श्री केसाराम जी, सोजत विधायक श्रीमती शोभा चौहान जी, शिवाना विधायक अमीर सिंह जी बाहल साहब और विधायक छगन सिंह जी राजपुरोहित, पूर्व सांसद पुष्प जैन जी, पूर्व विधायक पाली श्री ज्ञान जी पारक, प्रधान पंचायत समिति देशोरी श्रीमती संगीता कमर राजपुरोहित, छोक सिंह जी राजपुरोहित जी, आदरणीय बाबू सिंह जी खरगढ़ साहब, समस्त इस कार्यक्रम में मंच आसीन सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं इस हरि विष्णु यज्ञ जो आपके यहां हो रहा है,
इसके लिए मैं हमारे महाराज महेंद्र सिंह जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ विरासत भी आवश्यक है। इस तरह के आयोजनों से देश की संस्कृति, देश का सनातन मजबूत होता है। ऐसे आयोजन से जो हमारे मन के अंदर का जो भाव है वो प्रकट होता है। आने वाली पीढ़ी को वो विश्वास होता है कि हमारी संस्कृति हजारों सालों से, जिस तरह से हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे अगर कोई मजबूत संस्कृति है तो वो हमारी संस्कृति है। आज मैं ऐसे समस्त संत विद्वानजनों, भक्तगणों को, संतों को जो एक बार मेरे इस कार्यक्रम में आने से आप सभी के दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आज कोटबाड़ की तपोभूमि श्री कृष्णधाम गुड़ा मांगलियान की इस पावन धरा पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को भी धन्य मानता हूं। मैंने आयोजन देखे, लेकिन ऐसे आयोजन बहुत कम होते हैं और महाराज जी के प्रयास से और आप सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, साधु संतों के आशीर्वाद से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन हुआ है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। ये भूमि केवल एक स्थान नहीं बल्कि तप, साधना और भक्ति की अद्भुत ऊर्जा से अलौकिक तीर्थ है। ये अलौकिक तीर्थ है। सबसे पहले मैं शीश नवाता हूं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन शंकर गिरी जी महाराज कालेश्वर महादेव मठ जी के चरणों में नमन करता हूं, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से यह पुण्य अवसर संभव हुआ है। साथ ही में परम पूज्य गुरुदेव दाता श्री महेंद्र सिंह जी महाराज जी गदाधिपति श्री कृष्णधाम गुड़ा मांगलियान को सादर प्रणाम करता हूं, जिनकी साधना और मार्गदर्शन में यह दिव्य आयोजन हुआ है। भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब वे अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। और हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति है कि जिस तरह से आदताएं बढ़ते हैं, कोई ना कोई वीर पुरुष आता है, उनका अंश उसमें होता है, वो समाज को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज के इस आयोजन से एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति आपके अंदर मजबूत होगी, क्योंकि हमारी संस्कृति में इन यज्ञों को और महायज्ञ जो होते हैं उनका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए सनातन धर्म के पुनरुत्थान का एक पावन माध्यम है। यज्ञ के माध्यम से हम सभी ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हैं, जो हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग को अग्रसित करता है। विष्णु महायज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि राष्ट्र और समाज के कल्याण की भावना को प्रेरित करने का महान कार्य माना जाता है। यज्ञ की अग्नि केवल आहुतियों को ही नहीं, बल्कि हमारे विकारों, बुराइयों। और चलिए सीधे आपको सदन लिए चलते हैं, जहां कार्रवाई जारी है। फैसला हो जाए, लेब से वो रिपोर्ट आ जाए तो उसको जो भी क्लेम मिलना है वो क्लेम मिले, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके फॉरेंसिक लैब के लिए भी बात करें। साइबर क्राइम की बात आई। साइबर क्राइम जितना बढ़ रहा है वो सब आपके सामने है। टेक्निकल रूप से अभी शांति धारीवाल जी ने बताया कि कोई टेक्निकल रूप से उसमें रखें, लेकिन साहब आप और हमारे लोग उन लोगों से मिले हुए हैं और मिले हुए नहीं है। आप ये बताइए, इस बात का पता लगाइए कि कितनी कंप्लेंट हुई जिसमें तो एफआईआर दर्ज हुई साइबर क्राइम की, और कितनी कंप्लेंट है जो वहां की वहीं रखी हुई है। कितना पैसा आपने रिकवर किया और कितना पैसा आपने जिनकी कंप्लेंट दर्ज होकर के जो एफआईआर दर्ज नहीं की उनको कितना पैसा कराया? जीरो निकलेगा। जीरो से मतलब संतोषजनक नहीं निकलेगा। तो साइबर क्राइम के मामले में भी आपको इस प्रकार से देखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध के मामले में हम ही नहीं करें, अपराध के मामले में तो आपके मंत्री जी करें। अभी एक फैसला, अभी एक आज ही आपने उसमें देखा होगा कि कोटा में
एक कॉलेज में एक लड़की का कोई अपहरण हो गया, कोई ले गया, तो आपके शिक्षा मंत्री जी ने ये भाषण दिया है, आप ये भाषण दिया है, ये अखबार में दिया है कि अगर आपने पुलिस वालों ने बहुत लापरवाही की, इनको नहीं पकड़ा, तो उन्होंने भले ही उनको अधिकार नहीं है, वो उच्च शिक्षा के मंत्री नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसे अपराध होंगे तो मैं कॉलेज ही बंद कर दूंगा और कॉलेज को दूसरी जगह कर दूंगा। ये मुख्यमंत्री जी को चैलेंज दे रहे हैं क्या? वो फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है, फैसला उच्च शिक्षा मंत्री जी को करना है। ये माने सब। और वो जो है ना, वो भाषण वीर हैं, वक्तव्य वीर हैं, उनकी जुबान में लगाम नहीं है, वो चाहे जो बोल सकते हैं, लेकिन उनसे मुख्यमंत्री जी की छवि पर फर्क पड़ता है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की छवि को ठीक रखने की कोशिश करें, अनलगत बात नहीं करें। आज अजमेर का मामला आया, एसआईटी गठन का मामला आया, माननीय अध्यक्ष जी ने चिंता व्यक्त की कि साहब एसआईटी गठन होना चाहिए। एसआईटी गठन होने का मतलब जो अब तक विजयनगर कांड में जो घटनाक्रम हो रहा है उससे अध्यक्ष जी संतुष्ट नहीं है, इसलिए एसआईटी की मांग कर रहे हैं। एसआईटी की मांग करने का मतलब है कि आपका इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है, और इसी कारण मैं चाहूंगा तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब बातों का कॉग्निजेंस लेकर के वो खुद इस बात को करे कि इन हालात में जो परिस्थितियां सुधारी जा सकती है वो उसको सुधारने की बात करे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जेल की बात, जेल में भी जिस प्रकार से 10-10 हजार रुपए जो वसूल किए जाते हैं अवैध दुकानों से, एक गैंग बनी हुई है, एक गैंग बनी हुई है, और वो गैंग ऐसी है कि जिसको प्रोटेक्शन है जेलर का, और वो जो नए नए आते हैं बेचारे, जो वहां पर कोई जुडिशियल कस्टडी में है, कोई पुलिस कस्टडी में तो वहां जाने का सवाल नहीं, जुडिशियल कस्टडी में जो अंडर ट्रायल है उनको ठोक बीच कर उनसे पैसा वसूल करते हैं और आगे पहुंचाते हैं। खुला काम है जेल का, आप कहीं भी जाकर के देख लो। अभी बात आ रही थी, जहां जिस जेल से माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर जान से मारने की धमकी दे दी जाए, इससे ज्यादा हालात क्या खराब हो सकते हैं। भले आपने उसको पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि जेल में इन अपराधियों को ये सुविधा किस प्रकार से दी जा रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन करना है कि आज जो हालात हैं उन हालातों को देखते हुए जो राजस्थान की जो सरकार है तो कानून और व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चला पा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सारी व्यवस्था को देखें। आपने तो कसरी नहीं रखी यार, होम मिनिस्टर की तरफ से आप जो भी हैं, आपने मुख्यमंत्री जी खुद पंडित ब्राह्मण जनेऊधारी, आपने तो एग्जामिनेशन देने गया तो जनेऊ भी उतार ली। ये कोई बात है? बदनाम करने का काम है मुख्यमंत्री जी को। तो आप जो पंडित जी मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में ब्राह्मण की जनेऊ उतर जाए तो फिर बस्ता क्या है? बस्ता क्या है? माननीय सभापति, आप जो भी है, मैं तो गृह राज्य मंत्री हूँ, आप इसके जो भी है कहा। मैं जानता हूँ माननीय मैं इस बात को जानता हूँ, और मैं माननीय सभापति महोदय, राजेश साहब, मुझे मांग संख्या 18 पर 1 मिनट रुको साहब, 1 मिनट शीघ्र अपनी बात समाप्त करें। न कोटा बूंदेगा नहीं। मैं राज्य मंत्री जी, मैं इतना सा तो मैं भी जानता हूँ कि आप भी बेबस हो, हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक एसआई का ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेरा चैलेंज अगर किया हो तो एक नहीं कर सकते। ये हालात जो राज्य मंत्री जी की हो तो फिर तो मुख्यमंत्री के हाथ नहीं है, सभापति महोदय, मंत्री जी के हाथ में। मुझे तो मांग संख्या ये चाहता हूं कि आपको भी कुछ अधिकार मिले। जो नाम मात्र के नहीं रहो, ठंटनपाल मदन गोपाल और फिर भी गिरे राज्य मंत्री। मैं चाहूंगा कि आपको अधिकार मिले ताकि व्यवस्था सुधारे।
आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि जो राज्य माननीय सभापति महोदय, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।